डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के अंतर्गत ध्वनि यानी कि साउंड के टॉप 50 क्वेश्चनों को इस सेशन के अंतर्गत लिया गया है। यदि आप अगर विज्ञान प्रयोगशाला परिचालक की परीक्षा में बैठने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में बैठने वाले हैं, या अन्य किसी भी एग्जाम जिसके अंतर्गत आपके जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि ऐसे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देरी किए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न जो है कहता है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसको भी याद रखिएगा एज ए फैक्ट। अगला कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। देखिए ये आपका था अवश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे यानी कि ऐसी ध्वनि जिसको हम अपने कानों से सुन सकते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है। और पराश्रव्य तरंगे जिसकी ध्वनि को हम अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं, उसकी आवृत्ति हमेशा 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि अगर इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि अगर हमारे कान में पहुंचती है तो हमारे कान का द एंड यानी ख से खत्म हो जाएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। हमने बताया ना कि कान का जो है राम नाम सत्य हो जाएगा, कान आपका ख से खत्म हो जाएगा, इसलिए पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो गाल्टन। याद रखिएगा कि गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था, गाल्टन महोदय ने। अगले क्रम में प्रश्न है कि शिखर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिध्वनि के निर्धारण के द्वारा ये किसी भी प्रकार की आने वाली बाधाओं का हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि कीटों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग। एक होता है अल्ट्रासोनिक तरंग जिसे कीटों या हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंग। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि ध्वनि का तारत्व, यहां पे क्या होगा? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व है वह किस पर निर्भर करता है? वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है आंतरिक सफाई में, क्योंकि आंतरिक सफाई इतनी तेजी से आवाज होगी ना कि उसके जितने भी डस्ट इत्यादि होंगे वे क्या होंगे? भग जाएंगे, छोड़ करके पलायन कर जाएंगे। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा तक होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि को क्या कर सकता है? सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि आती है तो वह पराश्रव्य तरंगों में चली जाएगी, जिसे मनुष्य अपनी कानों से सुन नहीं सकता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल की क्या है? अनुपस्थिति है। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी अनुदैर्घ्य तरंगों को चलने के लिए हमारे माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम यानी कि वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है, इसलिए विस्फोट आपका कितना भी भयंकर हो जाए चंद्रमा पर, लेकिन सुनाई नहीं देगा। इस चीज को याद रखिएगा। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती हैं जो उसका क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसलिए जो आपका चमगादड़ है अंधेरे में क्या कर सकता है? उड़ सकता है। उल्लू के भी साथ यही घटना है कि उल्लू का भी जो उसके उल्लू भी जो है वह अति तीव्र ध्वनि पैदा करता है, जिसके कारण उसका हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है और रात में आसानी पूर्वक देख सकता है, चल सकता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर यही प्रकाश की चाल कहें तो ये आपकी होती है 3.38 इंटू 10 टू पावर
10 टू पावर 8 3.33 नहीं 33 इंटू 10 टू पावर 8 होती है प्रकाश की चाल, लेकिन ध्वनि की चाल जो वायु में होती है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? दाब को कितना भी बढ़ा दिया जाए, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ता, उसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न कहता है कि द्रव्यों में से सबसे तेज ध्वनि की यात्रा किसमें होती है? स्टील में, जो जितना ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगा उतना ही आपकी ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। स्टील सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, इसलिए स्टील में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। बादलों की बिजली की चमक से काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? कभी आपने देखा होगा कि जब बादल गरजने लगेंगे तो सबसे पहले बादल में चमकेगा, चमकने के कुछ देर बाद ही गरजता है, तो क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। हमने बताया ना, ये जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड केवल होती है, और जो प्रकाश की चाल होती है 3.33 इंटू 10 टू द पावर कितना होती है? 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी लगभग ये 3.33 नहीं, केवल 3 होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर के लगभग होता है प्रकाश की चाल। तो बहुत अधिक होता है आपके किसकी चाल? प्रकाश की चाल। इसलिए प्रकाश जो है जल्दी से हमें पहले दिखाई दे देता है आकाश में, और ध्वनि जो है हमें बाद में सुनाई देती है। इस चीज को याद रखिएगा। 16वां प्रश्न जो है आपका कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड, बताया ही गया। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न कहता है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें चलती हैं, तो आप याद रखिएगा कि ठोसों में सबसे तीव्र गति से चलती हैं। किसकी अपेक्षा? द्रव और गैसों की अपेक्षा ठोसों में जो है सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश चाल होता है वह भिन्न भिन्न होता है, ठोसों में सबसे अधिक होता है। यहां पे एक चीज और उत्तर में लिख लीजिएगा, चाल, शायद टाइपिंग में छूट गया होगा। चाल जो है भिन्न भिन्न होता है, ठोसों में सबसे अधिक होता है द्रव और गैसों की अपेक्षा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यह किसमें अधिकतम होती है? लोहा में। इस चीज को भी याद रखिएगा। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने के साथ क्या होता है? घटता है, लेकिन दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि पराध्वनि विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान कैसे उड़ते हैं? तो ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से जो आपके पराध्वनिक विमान हैं वे क्या करते हैं? उड़ते हैं। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि वायु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग के अनुपात को हम मैक संख्या कहते हैं। वायु के वेग तथा उसी माध्यम में जो ध्वनियों के वेगों का अनुपात होता है उस संख्या को हम मैक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्रम में कहता है कि मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसमें? वायुयानों में। किसमें प्रयोग किया जाता है? मैक संख्या का प्रयोग, मैक अंकों का उपयोग वायुयानों में किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल में। किसमें मापा जाता है? ध्वनि की जो इकाई है वह क्या है? डेसिबल होती है। याद रखिएगा। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। यानी कि जो अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, इसकी जो तीव्रता है कितनी है? 30 से 40 डेसिबल के बराबर है। अगले क्रम में जो प्रश्न कहता है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। जब कोई मशीनरी उपकरण चलता है तो वह 100 डेसिबल का शोर लगभग मचाता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण। तारत्व के कारण कोई भी ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है। किसके कारण? तारत्व के कारण। याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि मनुष्यों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। जिसका तारत्व अधिक होगा उसका जो ध्वनि है वह ज्यादा तेज होगा। तारत्व तेज, ध्वनि तेज। तारत्व कम, ध्वनि कम। याद रखिएगा। कम का मतलब पतली ध्वनि। देखते होंगे आप लोग कि महिलाओं की ध्वनि क्या होती है? पतली होती है। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के आवाज का जो तारत्व है वह पुरुष की आवाज की तारत्व की तुलना में अधिक है, इसलिए बच्चे की आवाज पतली होती है। और हम जैसे हम आप हैं, बड़े हो गए हैं अब, तो अब गधे जैसे आवाज आती है, तो छोटा बच्चा है उसका, क्योंकि हम लोगों का तारत्व क्या है? बहुत कम है। तारत्व क्या है? कम है। और जो छोटा बच्चा रहता है उसके ध्वनि का तारत्व क्या होता है? अधिक रहता है, इसलिए ध्वनि मधुर सुनाई देती है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि
इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। एक चीज और याद रखिएगा, यदि तारत्व आपका ज्यादा, यदि आपका तारत्व ज्यादा तो आवृत्ति भी आपकी क्या होगी, ज्यादा। अगर आपका तारत्व होगा कम तो जो आवृत्ति भी है वह भी क्या होगी, आपकी कम। तो इस बात को भी याद रखिएगा अगर आवृत्ति के संदर्भ में पूछता है तब। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर किसके कारण किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि के गुणता के कारण, यानी उसके गुण के कारण, या उसके कह लें किसके कारण, तारत्व के कारण। जिसकी ध्वनि कम बजेगी, सुनहरी बजेगी, पतली बजेगी, उसका तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो 95 डेसिबल से अगर ध्वनि ज्यादा होती है, 95 डेसिबल से यदि ध्वनि आपकी क्या होती है, यदि ध्वनि आपकी ज्यादा होती है तो आपके कान के पर्दे ख से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान भरना, हवाई जहाज के उड़ान भरने में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ये सबसे अधिक ध्वनि, दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण इसी से होता है। आपको जो 4 ऑप्शन देगा ना उसमें से आपको मिलाना पड़ेगा, उसमें से जो सबसे अधिक ध्वनि है वह कौन होगा, हवाई जहाज के उड़ान में। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की सीटी की आवाज क्या होती है, घटती है। यह किसका कारण होता है, डापलर इफेक्ट के कारण, डापलर प्रभाव के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि चांद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं सुन सकते क्योंकि चांद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, और चांद्रमा पर वह माध्यम नहीं है। इसलिए आप कितना भी तेजी से बोल दें, आपके पास खड़ा व्यक्ति आपकी आवाज को नहीं सुन सकता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है, तो जो ध्रुवण की प्रक्रिया है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में क्या होती है, घटित होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि की ऊर्जा एक दिशा, जैसे आप हाथ को ऐसे कर देते हो, हाथ में अपने हथेलियों को लगा देते हो मुंह के पास, तो वह एक दिशा दे देता है आपके ध्वनि को, इसलिए वह दूर तक क्या करती है, सुनाई देती है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तित होना। प्रति, जैसे कहते हैं ना कि हमारी आवाज गूंज रही है, अगर आप किसी बंद कमरे में जोर से बोले तो आपकी आवाज गूंजती है, तो उस गूंजने का क्या कारण है, ध्वनि का परावर्तन, यानी वापस लौटना। परावर्तन का मतलब ही होता है वापस लौटना। कह रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। याद रखिएगा एक चीज और फैक्ट के साथ कि यदि दो व्यक्ति अगर आपस में एक दूसरे से अगर 17 मीटर की दूरी तक खड़े हैं तब वह आपकी ध्वनि को आसानी पूर्वक सुन सकता है, क्योंकि आपकी ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 30 से 40 हर्ट्ज के लगभग होती है। अब इस आवृत्ति को 17 मीटर के ही दौरान सुना जा सकता है। 17 मीटर से अगर आप दूर चले जाते हैं तो आपकी ध्वनि को सुनना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर यही प्रकाश के संदर्भ में पूछा जाए, आपकी आंख की दृष्टि के संदर्भ में पूछा जाए, तो जो आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर से अधिक नजदीक अगर आप ले जाएंगे किसी भी वस्तु को, किसी भी बुक को, तो वह आपकी आंखें अच्छे से नहीं देख पाएंगी, धुंधला आपको दिखना शुरू हो जाएगा। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर होती है, तो जो आपकी होती है यह किसके आधार पर होती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार क्या है जानते हैं, रडार जो आपके वायुयानों को ऊपर उड़ाने के लिए जिस भी हम टेक्ट का प्रयोग करते हैं, जिस भी हम एक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रडार। यानी जो आपकी वायुयान ऊपर आकाश में उड़ रही है उसकी गति, उसकी दिशा दशा जानने के लिए जिस भी युक्ति का प्रयोग करते हैं उस युक्ति को हम रडार युक्ति कहते हैं। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए, 1/10 सेकेंड। यानी 1/10 सेकेंड के पहले ही अगर आप कोई दूसरा वर्ड बोल दे रहे हैं तो वह स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है एक अच्छे ऑडिटोरियम
कि दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि ध्वनि अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, क्योंकि ध्वनि का अवशोषण न हो जिससे प्रतिध्वनि रुक सके, इसलिए उपयोग किया जाता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय तक रहता है? वही 1/10 सेकेंड। इसीलिए अगर 1/10 सेकेंड के पहले ही अगर आप दूसरा वर्ड बोल देते हो तो वह अच्छे से सुनाई नहीं देगा, गूंजना शुरू कर देगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि ध्वनि तरंग किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो जैसा कि हमने बताया, किस कारण? परावर्तन के कारण। अगला क्रम में प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ी होनी चाहिए? 56 फीट या 17 मीटर। 56 फीट या 17 मीटर, याद रखिएगा। फीट में पूछा तो 56, मीटर में पूछा तो 17। स्टेथोस्कोपी ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि प्रतिध्वनि तरंगों के होती है के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाता है क्या? नौ संचालनों के द्वारा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालनों द्वारा लाया जाता है। अगले क्रम में लास्ट प्रश्न है इस सेशन का कि अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया? सबीन ने किया। किसने किया? सबीन ने किया। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न टोटल समाप्त होते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसके अंतर्गत आपके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मां सरस्वती आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सदैव मदद करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।